स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने प्लेटफॉर्म योगेंद्र टाइम्स पर। दोस्तों पॉलिटिक आज 22वां सेशन है और आज हम चर्चा करेंगे राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। जैसा कि इसका जो पिछला सेशन था उसमें हमने कुछ शक्तियों के बारे में चर्चा की थी, जैसे कार्यपालिकीय शक्तियां, वैधानिक जो शक्तियां हैं, न्यायिक जो शक्तियां हैं और सैन्य शक्तियां हैं। तो आज जो कुछ बची हुई पावर्स है उन पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। दोस्तों बेहद इंपॉर्टेंट सेशन है और मैं आपको फिर से बताना एक बार चाहूंगा कि इस पूरे पॉलिटी के सेशन में आप लक्ष्मीकांत, दृष्टि आईएएस, ध्येय आईएएस, वाणी प्रकाशन एवं घटना चक्र जैसी पुस्तकों का सार आप प्राप्त कर रहे हैं। परीक्षा के लिहाज से मैं एकदम दावे के साथ कह सकता हूं कि कुछ प्रश्नों को छोड़कर इन सेशंस में जो भी चीजें आपको बताई गई उनके अलावा प्रश्न पूछा जाना असंभव सा है। इसलिए आप इन सेशंस को बकायदा नोट्स बनाएं और उनको बार बार रिवाइज करते रहें और हमारे साथ लगातार बने रहें। दोस्तों आज हम राष्ट्रपति की कुछ शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जिस शक्ति के बारे में हम बात करेंगे वो है आपातकालीन। इमरजेंसी में राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्तियां होती हैं, ठीक। तो आइए शुरू करते हैं आपातकालीन शक्तियों के बारे में। आपातकालीन जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, आपात, इमरजेंसी। तो बेसिकली ये आपात की जो बात हो रही वो राष्ट्रपति के संदर्भ में बात हो रही है, लेकिन वो राष्ट्रपति आपात किसके ऊपर देखेगा? देश के ऊपर। तो देश के ऊपर जो आपात की बात होती है वो बेसिकली तीन तरीके के आपात की बात होती है। एक तो राष्ट्रीय आपात, जब ये लगता है। दूसरा एक होता है जब राष्ट्रपति शासन लगता है। तीसरा वित्तीय आपात। हमें पूरी उम्मीद है कि इन नामों से आप परिचित होंगे, कम से कम राष्ट्रपति शासन के बारे में आपने बकायदे सुना होगा, ठीक है। अगर नहीं सुना है तब भी हम आज आपको बताते हैं थोड़ा थोड़ा, बाकी जो इनके जब चैप्टर्स आएंगे तब आप वहां विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। देखिए राष्ट्रीय आपात का आशय ये हुआ कि देश पर कोई बड़ा संकट हो गया है तब आपातकाल लगाया जाता है। ये है आपका आर्टिकल कितने में? 352 में। इसको याद रखिएगा, 352 में, 352, ठीक। 352 में राष्ट्रीय आपात कहा गया है। दूसरा राष्ट्रपति शासन है। राष्ट्रपति शासन याद रखिएगा, जब ये लगाया जाता है तो इसका आशय ये हुआ किसी राज्य की जो शासन प्रशासन की जो व्यवस्था है वो संवैधानिक रूप से चलाए जाने में वह राज्य अक्षम है या जो दल चला रहा है वह अक्षम है, इसीलिए उसको हटा के राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, जिसमें राज्यपाल शासन करता है राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में, ठीक है, केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में। तो राष्ट्रपति शासन आप देखेंगे तो 356 में दिया गया अनुच्छेद है सब, ठीक है। वित्तीय आपात ये एक ऐसी स्थिति है जब ये लगता है राष्ट्रपति को कि अब देश में पैसे की, मुद्रा की बहुत बड़ी समस्या आ गई है, देश अपने नियमित खर्चों को चलाने में अक्षम हो जा रहा है, तब वित्तीय आपात लगाया जाता है। इसमें जो ऐसे खर्चे जो आवश्यक नहीं है उनको टाल दिया जाता है तथा जो वेतन है लोगों को ये काटे जाते हैं, नहीं भी दिए जा सकते हैं, कोई भी एक्सपेंसेस जो भी हो रहा सबको रोका जा सकता है। तो वित्तीय आपात याद रखिएगा ये 360 में, ठीक है। आज तक देश में एक बार भी वित्तीय आपात नहीं लगाया गया है, इसको याद रखिएगा। तो इन तीनों शक्तियों का प्रयोग बेसिकली जो करता है वो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। हालांकि इसमें मंत्रिपरिषद की सलाह भी होती है, ठीक है। तो ये क्या है? आपातकालीन शक्तियां हैं राष्ट्रपति की, ठीक है भैया, समझ में आया? तीन शक्तियां कौन कौन सी? एक तो जब राष्ट्रीय आपात लगेगा, दूसरा जब राष्ट्रपति शासन लगाएगा, तीसरा जब वित्तीय आपात लागू होगा। याद रखिएगा वित्तीय आपात अभी तक एक बार भी लागू नहीं हुआ। चलिए आगे चर्चा करते हैं राष्ट्रपति की वीटो शक्ति के बारे में। वीटो क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, साथ ही साथ कुछ अन्य हम टर्म्स के बारे में भी जानेंगे कि वीटो का इस्तेमाल किस तरीके से होता है। भारत के साथ साथ अन्य देशों में कौन कौन से वीटो हैं जो लिए गए हैं या प्रयोग में किया जाता है, वीटो के प्रयोग होने के बाद क्या गतिविधियां उत्पन्न होती हैं शासन प्रशासन के समक्ष। देखिए दोस्तों वीटो का सीधा सा आशय होता है, वीटो कोई शक्ति नहीं है, वीटो का आशय है मनाही, किसी कार्य के लिए मना कर देना, ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो वीटो बेसिकली राष्ट्रपति के संदर्भ में जो प्रयोग किया गया है
उसको जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि वीटो वास्तव में कितने प्रकार का होता है पूरी दुनिया के हिसाब से। अगर हम पूरी दुनिया में देखें जितने भी संवैधानिक डाटा उपलब्ध हैं आज तक, उसके अनुसार वीटो कुल मिला के 4 प्रकार के होते हैं, जिनमें प्रमुख रूप से आत्यांतिक वीटो, ठीक है, एब्सोल्यूट वीटो इंग्लिश होती है, याद रखिए, इसकी इंग्लिश याद रखिएगा, विशेषित वीटो, क्वालिफाइड वीटो, इसकी इंग्लिश होती है निलंबनकारी वीटो, सस्पेंसिव वीटो, पॉकेट वीटो और पॉकेट ही होता है, ठीक है। अब देखिए ये 4 प्रकार हैं, अब हम इनके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे, ठीक है। आत्यांतिक वीटो का आशय यह हुआ कि मना कर देना, ठीक है, एब्सोल्यूट निरपेक्ष है, इसमें निर्णय है, ठीक। लेकिन याद रखिएगा कोई भी अगर संसद से पारित होके आता है और उसको मना कर देता है राष्ट्रपति, तो अगर दोबारा से वो आता है राष्ट्रपति के पास विचार के लिए, तो राष्ट्रपति क्या है उसको मानने के लिए, उसको स्वीकृति देने के लिए बाध्य है। याद रखिएगा राष्ट्रपति किसी भी तरीके की वीटो शक्ति का प्रयोग 2 तरीके के विधेयकों में नहीं करता है, एक तो संविधान संशोधन विधेयक और दूसरा धन विधेयक, ठीक है। निलंबनकारी वीटो, विशेषित वीटो दूसरा वीटो है, क्वालिफाइड वीटो, इसको याद रखिएगा ये भारत के राष्ट्रपति को नहीं प्राप्त है। क्या है क्वालिफाइड वीटो अर्थात निलंबनकारी वीटो, ये भारत के राष्ट्रपति को नहीं, याद रखिएगा जितने भी टर्म्स मैं बता रहा हूँ वो सब इंपॉर्टेंट है, एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण, इसको ये सब क्वेश्चन में पूछे गए हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी वीटो शक्ति है जो भारत के राष्ट्रपति को नहीं प्राप्त है, कौन सी, विशेषित वीटो, क्वालिफाइड वीटो, ये अमेरिका के राष्ट्रपति को दी गई है, ठीक है। इसका आशय क्या होता है कि कोई भी विधेयक जो सदन द्वारा, संसद द्वारा पारित होके आता है विशेष बहुमत से, जिसको संसद इतने बहुमत के साथ पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजती है, राष्ट्रपति उसको तुरंत मना कर देता है, खारिज हो जाता है, उस पर कोई विचार नहीं होता है। तो ऐसी किसी भी तरीके की शक्ति भारत के राष्ट्रपति को कम से कम नहीं दी गई। निलंबनकारी वीटो का आशय हो वापस कर देना, ठीक। सदन को क्या करता है, मान लीजिए राष्ट्रपति को लगता है कोई इसमें संशोधन होना चाहिए, ये चीज नहीं जोड़ी जानी चाहिए, या कोई चीज है इसमें गलत है, या सामाजिक परिप्रेक्ष्य से, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से, प्रशासनिक परिप्रेक्ष्य से उसमें दिक्कत आ सकती है, कहीं भेदभाव है, कुछ इस तरीके से अगर उसे लगता है तो क्या कर सकता है, उसको मंत्रिमंडल के समक्ष दोबारा उसे, एक्चुअली में होता ये है कि मंत्रिमंडल की सिफारिश पर ही इस तरीके की गतिविधियां की जाती हैं और वो सदन को दोबारा उसे वापस भेज देता है, ठीक है। तो निलंबनकारी वीटो। पॉकेट वीटो, पॉकेट वीटो का आशय है राष्ट्रपति अब क्या करेंगे, जो भी विधेयक आया है राष्ट्रपति के पास विचार के लिए, उस पर राष्ट्रपति विचार ही नहीं करेगा, उसको सिर्फ ऐसे रखे रहेगा, कुछ बोलेगा नहीं। ऐसा क्यों है भैया, क्योंकि भारतीय संविधान में कहीं स्पष्ट रूप से नहीं लिखा गया है कि कितने दिनों के अंदर विधेयक पर राष्ट्रपति को साइन करके वापस देना है, ये नहीं लिखा गया। जबकि आप देखेंगे जो अमेरिका का संविधान है, यही थोड़ा सा डिफरेंस है। अमेरिका के संविधान में स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि जो भी आप पास विधेयक जाएगा 10 दिनों के भीतर उसे आप साइन करके देंगे, ठीक। तो आशा करते हैं आपको वीटो शक्ति समझ में आई होगी। यहाँ पे आज तक अभी आप याद रखिएगा 3 बार वीटो का प्रयोग किया गया है। एक बार 1984 में राजेंद्र प्रसाद द्वारा सबसे पहले जो प्रयोग किया गया, याद रखिए वीटो 3 बार प्रयोग किया गया। सबसे पहली बार राजेंद्र प्रसाद द्वारा 1994 में पेप्सू संबंधित है, पंजाब से संबंधित एक बिल था, उस पर इन्होंने प्रयोग किया था। आर वेंकट रमन ने प्रयोग किया था 1991 में। यह मुद्दा यह था सांसदों ने खुद निर्णय लिया था कि अपना वेतन भत्ता बढ़ा रहे थे। उसके बाद एक बार और प्रयोग हुआ था, ज्ञानी जैल सिंह ने प्रयोग किया था, ठीक है, ज्ञानी जैल सिंह ने प्रयोग किया था। और डाक जो एक बिल आया था उससे रिलेटेड कुछ डिस्प्यूटेड थे, जिसके कारण इन्होंने इस पे अपना जो है वीटो का प्रयोग किया था, डाक अधिनियम से संबंधित, ठीक है। आपसे पूछ सकता है तो अभी तक कितने बार वीटो का प्रयोग हुआ है, 3 बार। अब देखिए होगा क्या कि आपसे ऑप्शन ऐसे दे दे, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं किया। 3 नाम दे देगा, राजेंद्र प्रसाद, आर वेंकट रमन और ज्ञानी जैल सिंह। उसमें से कोई एक चौथा और दे देगा जिसने प्रयोग नहीं किया होगा। तो एक एक चीजें बेहद आपको एकदम एकाग्रचित होकर देखते चलना है। देखिए बहुत ज्यादा इसमें हम आपको 5 सुपारी लगा के नहीं दे सकते अन्य लोगों की तरीके से। देखिए होगा एक राष्ट्रपति से संबंधित किसी ने 4 सेशन आपको नहीं दिए होंगे, ठीक है। अभी आप देखेंगे एक सेशन और इसके बाद आएगा। क्यों? क्योंकि उनको यह है कि बस आपको समझा भर देना है
कि राष्ट्रपति ये होता है, चुनाव ये हो गया, बस वो बता दिए, महाभियोग लग गया, खत्म कहानी। जबकि बेसिकली परीक्षाओं में भैया ऐसा नहीं होता है। परीक्षाओं में आपसे डीप नॉलेज मांगता है, बड़े स्तर की आपसे पढ़ाई मांगता है। इतना आसान होता सभी लोग नौकरी पा गए होते। नौकर बनना भी बेहद कठिन है आज के दौर में, ठीक है ना। इसीलिए स्ट्रिक्टली फॉलो करें चैनल को और आप एक एक सेशन को अच्छे से देखिए, नोट्स बनाते रहें, ठीक है। आगे देखिए, हम चलते हैं। एक चीज जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, संविधान संशोधन में वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा और ना ही जो है धन विधेयक में। अब देखिए, हम चलते हैं, राष्ट्रपति को एक प्रकार की शक्ति और दी गई है, क्षमादान की शक्ति, ठीक है। क्षमा, जैसा कि माना जाता है कि भारतीय संस्कृति का मूल ही है क्षमा करना, ठीक है, ये आप जानते हैं ना। तो क्षमा एक माना जाता है कि महापुरुषों का गहना है। तो चूंकि सबसे बड़ा जो संवैधानिक पद है वो क्या है, राष्ट्रपति का, तो राष्ट्रपति को एक क्षमादान की शक्ति दी गई। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 72 के तहत। जितने अनुच्छेद में बोलूं 72, ऐसे उसको बोलिए 72 क्षमादान। उसको रटिए आप, किसी भी तरीके से आपको आर्टिकल्स को याद करना है। जो आर्टिकल्स कम से कम मैं मेंशन कर रहा हूं तो याद ही होने चाहिए भैया। और मैं गारंटी देता हूं, आप सिर्फ जितने मैं सेशंस पढ़ा रहा हूं उतने सेशंस आप पढ़ लीजिए। उसके बाद अगर पॉलिटी में कभी भी कोई भी आपका क्वेश्चन गलत हो जाता तो आप बताइए, कभी नहीं गलत होगा। कुछ क्वेश्चन को छोड़ दिए, क्योंकि अगर उन कुछ के पीछे हम पढ़ेंगे तो फिर ये कुछ नहीं चल पाएंगे। बहुत सारे जो क्वेश्चन है आपके छूट जाएंगे, फिर वही कुछ होंगे, और वो उस कुछ को जो पढ़ता है वो कुछ में ही रह जाता है, वो कभी पास नहीं होता है, ठीक है ना। इसलिए आप सामान्य चीजें जो भी टिपिकल हैं, जो आज के दौर में जिस तरीके कंपटीशन के लहजे में बदलाव आ रहा है, उसको समझते हुए आप हमारे साथ पूरा बने रहे, ठीक है भैया। तो क्षमादान की शक्ति आर्टिकल 72 में है। अब 72 भी पूछता है, परंतु उसके अलावा भी पूछता है। अब देखिए, क्षमादान की जो शक्ति है वो 5 प्रकार की है। राष्ट्रपति को 5 तरीके से क्षमादान के बारे में बताया गया है, ठीक है। इनके बारे में आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। जो 5 ये हैं भैया, कौन कौन से हैं? लघुकरण, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। लघुकरण, पहले का नाम क्या है? लघुकरण। दूसरा परिहार, तीसरा विराम, प्रविलंबन और क्षमा। क्षमादान है तो क्षमा लास्ट में है, ठीक है। और लघुकरण सबसे पहले, लघुकरण, परिहार, विराम, ठीक है। देखिए, आप जब ज्ञान में छोटे होंगे तो आप क्या होंगे? आप हार जाएंगे। क्या होंगे? आप हार जाएंगे, परीक्षा में हार जाएंगे आप। और जब हार जाएंगे तो आपका जो विकास, वृद्धि जो भी हो रहा है सब पे क्या है? विराम लग जाएगा। क्या लग जाएगा? विराम लग जाएगा। और अविलंब रूप से आपको क्या है? समाज से, अपने घर से, अपने परिवार से, जिन माँ बाप ने इतनी मुश्किलों से आपको कंपटीशन में धान गेहूं चावल बेच कर किसी तरीके से, मान लीजिए प्राइमरी टीचर है, नौकरी कर कर दिन भर वहां पे, ठीक है, रहकर कुछ भी क्यों ना हो, किसी तरीके से अपनी अभिलाषाओं, अपनी इच्छाओं को दबाकर, ठीक है, किसी तरीके से आपको जो पैसा दे रहे हैं मंथली खाने के लिए, खर्चे के लिए ना, आपके बड़े बड़े खर्चे होते हैं, ठीक, तो उनसे आपको क्या है? लास्ट में क्षमा मांगनी पड़ेगी कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो उस क्षमा से बचने के लिए आप पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है भैया। सबसे पहले क्या है? लघुकरण। लघुकरण का आशय ये हुआ कि मान लीजिए किसी मुद्दे के लिए आपको फांसी की सजा दी गई है, फांसी की सजा दी गई है, ठीक है। अब आप राष्ट्रपति, अब देखिए ये कब किस स्थिति में होगा? जब सुप्रीम कोर्ट से इस तरीके का वर्डिक्ट आ गया हो, जो सर्वोच्च अदालत हो वहां तक आप चले गए हो, ठीक है, वर्डिक्ट आ गया हो। सर्वोच्च अदालत के बाद ही सामान्यतया जो है राष्ट्रपति के पास क्षमादान के लिए अनुच्छेद 72 के तहत अपील की जाती है। क्षमादान का आशय हुआ, आप उसमें कहते हैं कि अनुनय विनय करते हैं राष्ट्रपति से, हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे अनजाने में इस तरीके की गलती हो गई, वगैरह वगैरह, ठीक है। अब राष्ट्रपति का दिमाग किया तो आपको कुछ भी कर सकता है पांचों में से, ठीक है ना। अब लघुकरण का आशय हुआ, फांसी आपको दी गई है, राष्ट्रपति के पास आपने अपील की, तो इसने कहा चलो ठीक है, अब इनको उम्र कैद दे दो, अर्थात अब आपको फांसी देके मारा नहीं जाएगा, बल्कि आपको उम्र कैद दी जाएगी, आपको जेल में जिंदा रखा जाएगा। क्लियर? लघुकरण। अब लघुकरण में मतलब समझिए सजा घटा देते हैं, लघु कर देते हैं, नहीं भैया। लघुकरण में आपके जीवन को बचा लिया जाता है, ठीक है। क्लियर हो रहा है? अगर कुछ भी डाउट रहे तो yogendratimes@gmail.com पर आप निसंकोच, बिना किसी झिझक के मेल करें। हमारे फेसबुक पेज पर हमसे जुड़ सकते हैं। इन सब में भी अगर आपको शर्म महसूस हो रही या आप हिचकिचा रहे हैं तो आप, मेरी खुद की पर्सनल योगेंद्र तिवारी नाम से आईडी है, आप उस पर भी हमें मैसेंजर में मैसेज कर सकते हैं,
ठीक है, जब भी मैं कभी 1-8 साल बाद देखूंगा उसे तो रिप्लाई करूंगा, ठीक है, क्योंकि जल्दी उसको देखे जाने की संभावना कम है। इसीलिए आपको अगर त्वरित रूप से कोई समाधान चाहिए तो आप yogendra@gmail.com पर मेल करते हैं। ठीक भैया, अब चलिए परिहार की तरफ चलते हैं। आशा करते हैं आपको लघुकरण राजा साहब समझ में आ गया होगा। परिहार का आशय क्या है? परिहार का आशय ये है कि मान लीजिए आपको किसी जुर्म के लिए 10 साल की सजा दी गई है, ठीक है, मान लिया 420 में फंसते हैं, 420 में आप 7 साल की सजा पाएंगे, ठीक है। अब उसको आपने राष्ट्रपति के यहाँ अपील की, अब राष्ट्रपति उसको घटा के 5 साल कर दिया, सजा वही है, सश्रम कारावास मान लीजिए है तो सश्रम कारावास ही है, लेकिन घटा कितना दिया गया, 2 साल घटा दिया गया तो 5 साल कर दिया गया। ये क्या है? परिहार है। क्लियर हो रहा है एकदम? उसमें कोई बहुत ज्यादा पहाड़ नहीं, बस बेसिकली होता क्या भैया ना, पढ़ते नहीं हो राजा ना, आप पढ़ते नहीं, आप एक्सक्यूजेस। लाइफ में एक चीज हमेशा याद रखें, एक्सक्यूज आपको हमेशा अपाहिज बनाएंगे, हमेशा परमानेंट व्यवस्था। एक्सक्यूज देंगे आप कहीं भी अपाहिज ही बने रहेंगे। अब विराम है एक, ये भी व्यवस्था है विराम। विराम का आशय ये हुआ भैया कि ये किसी विशेष स्थिति में लागू होता है। जैसे मान लीजिए जिस व्यक्ति को फांसी दी जा रही है वो महिला है और प्रेग्नेंट है, पुरुष है, अपाहिज है, किसी ऐसी स्थिति जो अप्रत्याशित है और त्वरित तुरंत उसको जो है फौरी तौर पर उस पर सुप्रीम जो है राष्ट्रपति जो है ये सुनवाई करता है, उस पर कहता है कि तुरंत आप सजा को रोक दे। जब ऐसा आपको लगता है जो है कि कोई व्यक्ति गया कि भैया उनकी मान लीजिए पत्नी प्रेग्नेंट है, उनको फांसी सजा दी जा रही है, तो जाता अपील करता राष्ट्रपति के यहाँ कि इस तरीके की व्यवस्था है, आप इसको रोकवाएं, तो राष्ट्रपति तुरंत विराम जारी करता है। विराम के माध्यम उपयोग करते हुए सजा को क्या कर देता है? रोक देता है, अस्थायी रूप से, बाद में दी जा सकती है, ठीक है ना भैया, बाद में फिर से विचार करेगा, ठीक है। प्रविलंबन का आशय क्या हुआ? प्रविलंबन का आशय ये हुआ, अब यही कंफ्यूजन होता है, प्रविलंबन में लोग आके क्या है अटक जाते हैं। प्रविलंबन का सीधा सा आशय ये हुआ कि मान लीजिए सजा आपको दे दी गई है, फांसी की सजा दे दी गई है, और वो मुद्दा ऐसा है कि जिसपे आपको लगता है कोर्ट ने सही से विचार नहीं किया है और आपको कल 7:30 बजे सुबह ही एकदम फांसी देनी है। आप राष्ट्रपति के यहाँ अपील करते हैं सर इस तरीके से जो है इस मुद्दे में भेदभाव किया गया, हमें ऐसा लगता है, हमें एक मौका मिलना चाहिए, हम इसे डबल बेंच में, बड़ी बेंच में, संवैधानिक बेंच में, किसी बेंच में हम इसमें डलवाना चाहते हैं, हमें एक मौका और मिलना चाहिए। तो राष्ट्रपति क्या करता है? प्रविलंबन, बिना विलंब किए तुरंत रोक लगाता है, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। क्लियर हो रहा है? चारों आशा करते हैं आपको समझ में आई होगी। पांचवी जो है क्षमा। क्या है? क्षमा। क्षमा का आशय ये हुआ कि जो भी आपने जुर्म किया है, मान लीजिए आप 302 के तहत कैदी हैं और आपको फांसी की सजा दी गई है, ठीक है। अब राष्ट्रपति आपको क्षमा कर देता है। क्षमा करने का आशय, अब मान लीजिए आप 22 साल के हैं, आपको फांसी हो गई है और राष्ट्रपति उसे क्षमा करता है, तो सीधा सा आशय हुआ राष्ट्रपति जब भी पूर्णतः आपको क्षमा कर देता है उसका आशय यह होता है कि आपने पाप किया ही नहीं। समझ रहे हैं? उसका आशय क्या होगा कि आपने पाप किया ही नहीं, इस तरीके से आप हो जाएंगे। मान लीजिए आप 22 साल के हैं, आपको फांसी की सजा हो गई है, सजा माफ हो गई, तो आप ये नहीं होगा कि प्रतियोगी परीक्षाओं का फॉर्म नहीं डाल सकते क्योंकि आपको फांसी सजा हो गई थी, ऐसा नहीं है। ये ऐसे राष्ट्रपति क्षमा करता है जैसे आपने इस जुर्म को जिसमें आपको फांसी हुई कभी किया ही नहीं, आप पहले जैसे हो जाते हैं, ठीक है। तो क्षमा ये है, इसमें पूर्णतः जो है व्यक्ति को क्षमा कर देता है राष्ट्रपति, ठीक है। तो इसीलिए राष्ट्रपति क्या प्रथम नागरिक कहा जाता है, इतना दयावान व्यक्ति है ना। तो आप क्षमा ना करें, ठीक है, वो राष्ट्रपति का काम है क्षमा करना, इस बात को आप ध्यान दें। आप सामान्य मनुष्य नहीं हैं, आप विशेष मनुष्य हैं और राष्ट्रपति संवैधानिक पद है। आप क्षमा ना करें, आप अपने आप को दंडित करें किसी भी गलती के लिए, ठीक है। संतुलन स्थापित करें जीवन में और आगे बढ़ते रहें। आगे देखिए भैया, अब देखिए राम खिलावन जी को इतनी बात जो है पता लगी है, चिंटू ने बकायदे एक एक चीज बताया कि चाचा ऐसे ऐसे बात है, इस बात को पूरा आप समझिए, ठीक है ना। अब क्या है भैया कि अब चाचा की चलने की बेरा आई। चाचा ने कहा अच्छा ये बताओ यार, इतना चीज तो बता दिए कि राष्ट्रपति भवन में रहेगा, ठीक है, और एक चीज याद रखिएगा 5 लाख रुपए राष्ट्रपति का वर्तमान में वेतन है। कितना? 5 लाख रुपए, ठीक है।
तो कहे 5 लाख रुपए भी यार मिलेगा, बंगला मिल रहा है, फ्री में इतनी गाड़ियां मिल रही, सब कुछ बढ़िया, चैन ही चैन है, लूटो खाओ आराम से जिस तरीके से यहाँ लूट रहे हो हैं। भ्रष्टाचार की शुरुआत सबसे छोटे तबके से होती है। तो चिंटू कहा नहीं चाचा ऐसी बात नहीं, अगर यहाँ आप इधर उधर जरा सा भी आप क्या किए, संविधान का अतिक्रमण किए, क्या किए, अतिक्रमण, अगर आप संविधान का जरा सा भी अतिक्रमण किए तो आप पर क्या लगेगा, महाभियोग लगेगा। कही भैया क्या है महाभियोग, कहे आपको हटाने की एक प्रक्रिया होगी जो चाहे लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी लाई जा सकती है। और याद रखिएगा इसमें जैसे चुनाव में क्या होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों का विधानसभा, वहां जो विधानसभा है वो 3 सदन भाग लेते हैं, तीनों के सिर्फ निर्वाचित लोग भाग लेते हैं। लेकिन बाबू साहब हटाने में इसमें क्या है कि सभी सदस्य भाग लेते हैं। जब इसको हटाया जाता है, महाभियोग की जब प्रक्रिया रहती है, मैं बता रहा हूं कैसे लगती है, तो सभी सदस्य भाग लेते हैं। फिर कौन कौन, लेकिन किसके, लोकसभा और राज्यसभा के, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य राष्ट्रपति को हटाने में भाग लेते हैं। अब उसको ऐसे बोल सकता है मनोनीत को मिलाकर, दोनों सदनों सभी सदस्य, इसमें क्या है, मनोनीत भी शामिल है। जो मनोनीत किए जाते हैं ना राज्यसभा में 12 लोग, तो उनको भी ऐड किया जाता है, जबकि वो वोट नहीं देते, ठीक है। अब देखिए हम बताते हैं कि जब भी महाभियोग की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा, तो चाहे लोकसभा में शुरू किया जाए चाहे राज्यसभा में शुरू किया जाए, शुरू करने के बाद प्रथम सदन उसे पारित करेगा। याद रखिएगा जब ये शुरू होती प्रक्रिया, संकल्प पारित किया जाता है, तो राष्ट्रपति को उस संकल्प पारित होने के प्रक्रिया कब से शुरू होगी, उसके 14 दिन पूर्व इस तरीके की सूचना दे दी जाती है कि आपके खिलाफ क्या है, महाभियोग लाया जा रहा है, आप तैयार है। महाभियोग क्यों है, आपसे उसमें क्वेश्चन किया जाता है कि आपने संविधान का अतिक्रमण किया, तो राष्ट्रपति उसमें जवाब देता द्वितीय सदन को, क्योंकि पहला सदन पास कर देता, दूसरे सदन में पेश होता वो कि हाँ मैंने ऐसा ऐसा नहीं किया, आरोप गलत है, चाहे वो खुद पेश हो या अपने किसी प्रतिनिधि को प्रस्तुत करवाए, तो किसी भी सदन में लाया जाएगा। 14 दिन पूर्व सूचना दी जाएगी और जो पारित होगा वो 2/3 बहुमत से पारित होगा, दोनों सदनों से 2/3। ये जो बहुमत है भैया इसको याद रखिएगा, प्रेजेंट एंड वोटिंग का, ठीक है, प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 बहुमत होता है, अर्थात जितने लोग उपस्थित हैं और जितने लोग वोट दिए हैं उनका दोनों का 2/3 बहुमत मिलता है। इसमें किताबें आपको कंफ्यूज करेंगी, ठीक है, सही है, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा कि प्रेजेंट और वोटिंग दोनों का जो 2/3 होगा तभी ये पास होगा, नहीं तो महाभियोग पास नहीं होगा। और एक बात ये भी याद रखिएगा, अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया, ठीक है। उसके बाद जब महाभियोग आपका लग जाएगा, देखिए लोकसभा में मान लीजिए लाया जाता है या राज्यसभा में किसी एक में लाया जा सकता है, चाहे जिसमें पहले आया जाए। लोकसभा में लाया गया, संकल्प पारित हुआ 2/3 बहुमत से। अब लोकसभा इसको सूचित करेगी कि आप खिलाफ महाभियोग लाया जा रहा है, आप आए दूसरे सदन में अर्थात राज्यसभा में जवाब दें। राष्ट्रपति आता है, राज्यसभा में जवाब देता है, मान लीजिए राज्यसभा उससे संतुष्ट नहीं होती है तो वो भी 2/3 बहुमत से क्या कर देगी, पास कर देगी। और फिर राष्ट्रपति को तुरंत के तुरंत पद से हट जाना होगा, तुरंत, ठीक है। इसीलिए चूंकि इसमें निर्णय दिया जाता है, इसीलिए इसको अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहा जाता है। और हमने आपको पहले ही कहा था कि महाभियोग जो लिया गया है वो कहां से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से, ठीक है, अमेरिका के संविधान से महाभियोग की प्रक्रिया को भारतीय संविधान में समाहित किया गया है, ठीक। देखिए हमने जो शुरू किया था, राष्ट्रपति की योग्यता से क्या क्या आपके अंदर विशेषताएं होनी चाहिए कि आप राष्ट्रपति का पद धारण कर पाने के योग्य होंगे, कौन कौन चुनाव करता है उनका, वो शपथ किस तरीके से लेता है, वो नॉमिनेट किस तरीके से होता है, किस तरीके से अपना वहां पे निर्वाचन आयोग में अपने पत्र को दाखिल करता है, 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक और 15,000 रुपये जमानत राशि, ठीक है भैया। 6 महीने के अंदर किसी भी स्थिति में राष्ट्रपति का पद भरा जाना चाहिए। राष्ट्रपति कौन कौन सी शक्तियां हैं, कार्यपालिकी शक्तियां, वैधानिक, न्यायिक, सैन्य, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, राष्ट्र का पहला नागरिक होता है। आपको सारी वो चीजें हमने बताई जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए महत्वपूर्ण है।
अब यहाँ एक क्वेश्चन ये बचता है कि राष्ट्रपति जो कुछ अभी तक हुए हैं भारत के, उनमें कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जिनमें अगले सेशन में हम उनसे संबंधित प्रश्नों को लेकर मिलेंगे। ठीक है, तो अभी तक अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर। आज का सेशन आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ बने रहें हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।